वैदिक कालीन संस्कृति पर चर्चा हम लोग आरंभ किए हुए हैं, जिसमें अभी तक वैदिक काल का भौगोलिक ज्ञान और वैदिक काल के जो धार्मिक जीवन थे उस पर मैंने कुछ प्रकाश डाला था। आज वैदिक काल के राजनीतिक और अन्य प्रमुख जीवन शैली जो उनकी थी उसके बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में अस्थायी राज्य यानी जनपद की धारणा नहीं थी। ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया। ऋग्वैदिक काल वस्तुतः अर्ध यायावरी अवस्था में थे और विभिन्न जनों में यानी समूहों में हुए, बड़े बड़े समूहों में जन में संगठित रहते थे, जिसमें कई प्रकार के जन के नाम मिलते हैं। जैसे भरत जन जो सबसे शक्तिशाली जन था ऋग्वेद का, और भरत जन के खिलाफ 10 जन एकत्रित हो गए थे, संगठन बना लिए थे। 10 जनों के पुरोहित थे विश्वामित्र, भरत जन के पुरोहित थे वशिष्ठ, और इनके लड़ाई हुए जो दशराधि युद्ध कहलाते हैं परुष्णी नदी के किनारे, जिसमें भरत जन की विजय हुई। इस तरह से अनेकों जन का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक जन में प्रधान राजन या राजा होते थे। राजा को सलाह देने के लिए, कार्य संबंधी सलाह देने के लिए विभिन्न पदाधिकारी सब होते थे, जैसे सेनानी, पुरोहित, प्रधान रानी या महिषी, युवराज यानी राजा का बड़ा बेटा इत्यादि। राजा का मुख्य कार्य होता था अपने जन की समृद्धि को बढ़ाना, मुख्य दायित्व उसका यही था। और उस समय समृद्धि का आकलन गायों की संख्या के आधार पर की जाती थी। अतः राजन का बहुत बड़ा कर्तव्य होता था गायों की खोज करना, या गायों के लिए उसे युद्ध करना पड़ता था, क्योंकि बिना युद्ध के तो गाय मिल नहीं सकते हैं, दूसरे जनों से छीनना भी पड़ता था। और इसी प्रकार गायों की खोज या गायों के लिए युद्ध को ऋग्वेद में गविष्टि कहा गया है। राजन को कई संस्थाएं थी जो राजन को सलाह देने का काम करती थी, जिसमें सबसे बड़ा संगठन या संस्था विदथ थी, जिसमें जन के सभी सदस्य शामिल होते थे। दूसरी महत्वपूर्ण संगठन, जनतांत्रिक संगठन समिति होती थी, जिसमें जन के वयस्क लोग शामिल होते थे, महिलाएं भी शामिल होती थी। राजा के लिए यह आवश्यक होता था कि वो विदथ में और समिति की बैठक में अवश्य शामिल हो। एक और संगठन की चर्चा मिलती है सभा, जिसे अधिकांश विद्वान न्यायिक संगठन, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ऋग्वैदिक आर्य के जो जन होते थे उसे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से फिर कई भागों में बांटा जाता था। जैसे जन के नीचे की इकाई होती थी विष, जिसके प्रधान विषपति कहलाते थे। विष के नीचे की इकाई होती थी ग्राम, जिसके प्रधान ग्रामणी कहलाते थे। और सबसे निचली इकाई होती थी कुल, जिसके प्रधान कुलप कहलाते थे। तो बहुत ही सामान्य संगठन था, किसी विशेष प्रकार की जटिलता इस काल में नहीं आई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें अस्थायी राज्य या जनपद की चर्चा मिलने लगती है। शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में विभिन्न जनपदों के नाम आए हैं, जैसे गांधार जनपद, मगध जनपद इत्यादि। और उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ होते होते आपको मिलेगा कि महाजनपद की चर्चा आने लगी है, यानी बड़े बड़े राज्यों की चर्चा। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल से आर्यों का अस्थायी जीवन जो है वो शुरू हो जाता है, और वे अपने अपने राज्य, अस्थायी राज्य बनाते हैं। और स्वाभाविक है उसके लिए क्षेत्र विस्तार की बात फिर होती थी, वो इम्पोर्टेंट हो जाता था, जिससे विभिन्न राज्यों में पहले जनों में युद्ध होते थे, अब विभिन्न राज्यों के बीच, जनपदों के बीच युद्ध होने लगे।
इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, राजन की शक्ति या राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। एक अस्थायी सेना की नियुक्ति होने लगी। उसके सलाहकारों का एक सशक्त टीम, एक सशक्त समूह बन गया, जिन्हें रत्नीन कहते थे। और ये रत्नीन यानी रत्न से जो शब्द बना है, ये रत्न किसी ग्रंथ में 12 मिलता है, किसी में 11, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि 14 मुख्य रत्नीन या सलाहकार शासक के हुआ करते थे। जनतांत्रिक संस्थाएं इस काल में भी थी। विदत की भी चर्चा है, सभा की भी चर्चा है, समिति की भी चर्चा है, लेकिन इन सब का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता है और राजा की जो थी निरंकुशता वो बढ़ती जाए। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन बहुत सरल था। पशुपालन, कृषि और बहुत ही सामान्य व्यापार वाणिज्य से वो लोग परिचित थे। पशुओं का बहुत महत्व था, क्योंकि ज्यादातर जन जो थे वो अर्धयायावर थे और पशुपालन पर ही वो निर्भर थे, जिसमें सबसे प्रमुख पशु के रूप में गाय की चर्चा आई है ऋग्वेद में। गाय को तो एक जगह पर देवताओं की माता भी कहा गया है। गाय के लिए ही राजा युद्ध भी करता था, जिसके लिए कविष्टि शब्द आया है। समय की मापी की इकाई का निर्धारण, व्यापार वाणिज्य में जो मानक माना गया है वो गाय को ही माना गया है। इस प्रकार गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु उस काल के। इसके अलावा जितने भी पालतू पशु सामान्यतः होते हैं, उन सभी से भी ये लोग परिचित थे। आगे सबके बारे में चर्चा हमें जो है ऋग्वेद में मिलते हैं। लेकिन वाणिज्य व्यापार उतना विकसित नहीं था। हालांकि समुद्र की चर्चा तो आई है, परंतु इस काल के कोई सिक्के नहीं मिले हैं, परंतु कुछ विद्वान निष्क को स्वर्ण सिक्का मानते हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। कृषि से भी परिचित थे ये लोग। कुल मिला के ऋग्वेद में 24 जगहों पर कृषि की चर्चा हुई है, और ऋग्वेद का जो सबसे पहला या आरंभिक मंडलों में एक माना गया है, 7वां मंडल, उसमें ही कृषि की चर्चा है। कृषि ये लोग जानते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के फसलों के नाम नहीं मिलते हैं, सिर्फ यव उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। यव जिसका मतलब लिया जाता है जौ से। हालांकि बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि यव का मतलब खाली जौ नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न फसल हुआ करते थे। पशुपालन, कृषि, थोड़े बहुत व्यापार वाणिज्य, इससे भी ये लोग परिचित थे, लेकिन बहुत सीमित पैमाने पर ही व्यापार वाणिज्य जो था वो चलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर हम लोग देखें तो अस्थायी राज्य बन गई थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हो गया था, और कृषि उत्पादन में जो जो वृद्धि होती गई, उसी अनुपात में व्यापार वाणिज्य भी बढ़ते गए। और सबसे बड़ी बात थी कि उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो गई थी। हालांकि आजकल माना जाता है कि लोहा की खोज लगभग 1200 ईसा पूर्व में गांधार क्षेत्र में हुई थी। लेकिन वर्तमान में जो भारत है हमारा, इसमें सबसे पहले लौह उपकरण जो मिलते हैं वह उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में एक स्थल है, अतरंजी खेरा में, और यह लगभग 800 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। लोहे की जानकारी से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ये लाभ। लोहा के लिए ये लोग श्याम अयश शब्द का प्रयोग करते थे। श्याम अयश, अयश मतलब धातु, तो अयश शब्द का प्रयोग सभी धातु के लिए होता था। उसी में थोड़ा अलगाव आता था, जैसे श्याम अयश तो लोहा, और तांबा के लिए ये लोग लोहित अयश शब्द का प्रयोग किया गया। कृषि में वृद्धि के साथ साथ व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि हुई है, और उत्तर वैदिक कालीन साहित्य जो है उसमें कई प्रकार के मुद्राओं की चर्चा है, जैसे करसापन की, शतमान की, माशक की,
हालांकि ये सब मुद्राएं जो हैं उत्तर वैदिक काल के मिले नहीं हैं, क्योंकि मुद्राओं पर मैंने पहले भी चर्चा किया था एक लेक्चर में कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के कोई मुद्रा अब तक नहीं। लेकिन वाणिज्य व्यापार भले वो बार्टर ट्रेड होता था, यानी वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में काफी वो विकसित थे। और फिर पशुपालन तो स्वाभाविक है, वो इस काल में भी थे। तो पूरे वैदिक काल में हमें मिलेगा कि एक तरह से पशुपालन अर्थव्यवस्था विकसित होते होते उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदल गई। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि सामाजिक जीवन जो था वैदिक काल का, वो भी ऋग्वैदिक काल में बहुत सामान्य था। जैसे समाज में 3 प्रमुख वर्ण की चर्चा ऋग्वैदिक काल में हमें मिलती है। एक पुरोहित जो धार्मिक और शिक्षण संबंधित कार्य करते थे, दूसरा सेनानी जो युद्ध और प्रशासन से जुड़े होते थे, और तीसरा सामान्य लोग जिनके लिए विष का प्रयोग किया गया है। तो शुरू में यह 3 ही विभाग था। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण की चर्चा आई है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में रचा गया है। इसलिए ऋग्वेद काल में 3 ही वर्ण के उल्लेख हमें मिलते हैं, और वर्ण भेद बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। कर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में शामिल हो सकता था। यानी एक ही परिवार में कोई पुरोहित हो सकता था, तो कोई वैश्य हो सकता था, तो कोई सेनानी हो सकता था। बहुत सिंपल सामाजिक स्तरीकरण जो था वो इस काल में। समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। बाल विवाह इस काल में नहीं होते थे। बहु विवाह की यदा कदा चर्चा है, और कहीं कहीं बहुपति विवाह की भी चर्चा है, लेकिन ये सब कम ही मिलते हैं। और फिर विधवा के प्रति कोई असम्मान वाली बात इस काल में नहीं मिलती है। महिलाएं पुरुषों के साथ शिक्षा ग्रहण करती थी। सती प्रथा का एक हल्का संकेत तो ऋग्वेद में आया है, लेकिन सती प्रथा बाद की मानी जाती है, इस काल की नहीं मानी जाती। विवाह में मिलेगा कि सामान्यतः विवाह परिवारों के द्वारा तय किए जाते थे, लेकिन स्वयंवर या स्वेच्छा से विवाह, प्रणय विवाह, इसके भी उल्लेख इस काल में मिलते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर ये व्यवस्था जो थी थोड़ी जटिल हो जाती है, और उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण, जिसे कुछ लोग जाति भी कहते हैं, तो 4 वर्ण आधारित व्यवस्था विकसित होते हैं, जिसके क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मिलेगा उत्तर वैदिक काल में कि एक पंचम वर्ण या जाति, जिसको अंत्यज कहा गया है, वो उसकी भी चर्चा आ जाती है। लेकिन कुल मिला के मिलेगा यह कि उत्तर वैदिक काल के बिल्कुल अंतिम चरण में ही हल्के रेफरेंस अछूत प्रथा के, लेकिन वास्तव में अछूत प्रथा या अस्पृश्यता या अंत्यज, ये सब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में आए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक अछूत शब्द के भले उल्लेख मिलते हैं, लेकिन अछूत प्रथा या अस्पृश्यता का विकास जो था वो इस काल तक नहीं। और समाज में महिलाओं के स्थान पहले से कुछ कमजोर हुए थे, फिर भी प्रजापति की पुत्रियों के रूप में सभा और समिति को संबोधित किया गया, यानी पुत्री का महत्व। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं का बिल्कुल पतन हो गया। हालांकि अथर्ववेद में सती प्रथा की स्पष्ट रूप से चर्चा आई है।
और थोड़े बहुत विधवाओं के प्रति वर्जनाएं सब भी लगाए जाने लगे। लेकिन पूरा का पूरा वैदिक काल जो है वो सामाजिक रूप से देखें तो एक सरल व्यवस्था है। तो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये जीवन में इतने तत्व आप लोग को बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए जानना आवश्यक है। ठीक, फिर अगले लेक्चर में आगे बढ़ाऊंगा।